गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड फोर्थ सेम में ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स में आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा रोल ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल की भूमिका क्या है। तो स्कूल देश का भविष्य निर्धारित करता है। जो स्कूल होता है उस स्कूलों में यानी कि देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। माता पिता के बाद स्कूली शिक्षक ही व्यक्तित्व निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। बच्चे माता पिता और शिक्षकों के आचरण से ही सर्वाधिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि बालक जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने माता पिता से तो सीखते ही हैं, उनके अलावा उनके व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वह शिक्षक के द्वारा ही होती है। यानी बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षक की ही मुख्य भूमिका होती है। बच्चे माता पिता और शिक्षकों के आचरण से ही सर्वाधिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एजुकेशन अप टू 14 ईयर फंडामेंटल राइट। अब इसमें अगला पॉइंट आता है कि एजुकेशन अप टू 14 ईयर एज फंडामेंटल राइट। जो अगला पॉइंट है एजुकेशन अप टू 14 ईयर एज फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए क्या रूल्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो संविधान अधिनियम जो कि 86वां संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन जो कि संविधान अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंततः स्थापित अनुच्छेद 21 को ऐसे ढंग से है जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है और मौलिक अधिकार के रूप में 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों में मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यानी कि जो बालक जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच है उन बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। और यह किस संविधान संशोधन में किया गया था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। उसी में यह नियम लागू हुए थे। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 21 क अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यानी कि 21 अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत आता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों का जो अधिकार जो अनुच्छेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है और इसका अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करते हैं, संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्वकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। यानी कि जो बालक 6 से लेकर 14 वर्ष का जिस बालक का उम्र है उस बालकों के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा है यह क्या है? यह उनका एक अधिकार है
कि उनको जो भी शिक्षा दी जाए मुफ्त दी जाए, और यह शिक्षा भी क्या है, भारत सरकार द्वारा लागू कर दिया गया कि उनको मुफ्त दी जाएगी। अनुच्छेद 21 को और आरटीआई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। आरटीआई अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा शब्द सम्मिलित हुआ। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी भी बच्चे जिसको उसके माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिला किया जाता है को छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, तो किसी भी किस्म की फीस या प्रभार दाखिला किया जाता है को छोड़कर कोई भी बच्चा जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, तो किसी भी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने में उसको मदद करती है। और अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय अधिकारियों पर 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों के सभी बच्चों के लिए प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता करती है। इससे भारत अधिकार आधारित ढांचे के लिए आगे बढ़ा है, जो आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही संविधान के 21 क में, यानी कि संविधान के 21 क में प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है। आरटीआई अधिनियम में बहुत सारे अधिनियम लागू किए गए हैं, यानी कि जो आरटीआई अधिनियम है उसमें बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जो कि लागू किए गए हैं। तो उस सारे अधिनियम को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो जिसमें पहला अधिनियम है, पहला पॉइंट इसमें कि किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार है। यानी कि कोई भी पड़ोसी स्कूल में जो बालक है उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार है। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार को बाध्यता से है। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या व्ययों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं हो। ताकि ऐसा नहीं है कि कोई बालक फीस अदा नहीं कर पा रहा है या फीस की वजह से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा, इसके वजह से ये सारे नियम लागू किए गए कि जो भी
6 से लेकर 14 वर्ष के बालक हैं, उनको जो भी शिक्षा है वह अनिवार्य है और निःशुल्क है। हर गवर्नमेंट स्कूलों में यह अनिवार्य शिक्षा है। इसके अलावा भी स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम चलाया भी जाता है, यानी कि हफ्ते में उसके लिए एक मेनू भी तैयार किया गया है और उस मेनू के अनुसार ही बच्चों को डेली भोजन भी मिलता है, ताकि उन्हें सारी सुविधाएं मिल सके, जिससे उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में कोई प्रॉब्लम न हो। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है। इसके बाद इसमें चौथा पॉइंट है कि यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों को कर्तव्यों और दायित्वों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच भी वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को भी विनिर्दिष्ट करता है। यानी चाहे वह राज्य सरकार हो, चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे और कोई भी अधिकारी हो, उन सारे अधिकारियों को चाहे कर्मचारियों को जिम्मेदारियां दी जाती है ताकि उस जिम्मेदारियों को वह निर्वहन कर सके। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट, कि यह राज्य या जिले अथवा ब्लॉक के लिए केवल औसत की बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के विनिर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करके अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है। और इस प्रकार यह अध्यापकों की तैनाती में भी किसी शहरी ग्रामीण को संतुलित सुनिश्चित करता है। और यह 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्य के लिए भी अध्यापकों की तैनाती का भी निषेध करता है। और यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपेक्षित प्रवेश और शैक्षिक योग्यताओं के साथ अध्यापक गण होते हैं, यानी जो भी अध्यापक होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं और उनकी जो भी योग्यताएं होती है वो शैक्षणिक योग्यताएं होती है। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है कि शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न बच्चों के लिए प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं, प्रति व्यक्ति शुल्क, अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना निषिद्ध करता है। यानी कि जो भी विद्यालय हैं वह विद्यालय बिना मान्यता के नहीं चल सकते हैं। और बच्चों के लिए यानी बच्चों के प्रवेश के लिए भी अन्वीक्षण प्रक्रियाएं हैं, प्रति व्यक्ति शुल्क भी है, ये सारे निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप ही पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और जो बच्चे के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान, संभावनाएं और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत प्रणाली एवं बच्चा केंद्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से ही बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने को भी सुनिश्चित करता है। यानी कि किसी भी बच्चे को
ना ही उसे डराना है, ना ही उसे चोट पहुंचाना है, और ना ही बच्चे को चिंतित करना। इन सारे चीजें से बच्चे को मुक्त रखना है, यानी कि बच्चों को मुक्त रखना ही सुनिश्चित करना है। उसके बाद इसके बाद आता है अगला पॉइंट है आप लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। इसके बाद इसमें हम अगला पॉइंट देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी कि भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। यानी कि भारत के जो नागरिक हैं उनके मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन में, यानी जो संविधान में 42वां संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1976 में हुआ था। यानी कि जो 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है, इस मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। और इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 यानी कि 51 क के तहत रखा गया है। और जो मौलिक कर्तव्य है उन मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो कि 11 है। यानी जो मौलिक कर्तव्य है, इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कौन कौन सा है उसको हम देखते हैं। जिसमें पहला है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी कि मौलिक कर्तव्य यही होता है कि जो भी नागरिक है उन प्रत्येक नागरिक को अपने संविधान का पालन करना चाहिए, उस पालन को करे। यानी जो उनके आदर्श है या संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज है या राष्ट्रगान है, इन सभी का उनको आदर करना चाहिए। इसमें दूसरा पॉइंट है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन भी करे। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। यानी कि भारत की जो भी प्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। उसके बाद इसमें आता है चौथा पॉइंट, देश की रक्षा करे। फिर पांचवा पॉइंट आता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी कि सभी लोग एक भाई के समान रहें, यानी कि एक समान मिलकर रहें। फिर इसमें छठवां पॉइंट आता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण भी करें।
जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, उस सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका निर्माण भी करे। फिर 7वां पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उनका संवर्धन भी करे। फिर 8वां पॉइंट है इसमें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का भी विकास करे। फिर 9वां है इसमें पॉइंट नंबर 9, इसमें कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, यानी कि जो भी हमारे देश की सार्वजनिक संपत्ति है उस सार्वजनिक संपत्ति को भी सुरक्षित रखे, न कि उसको नुकसान पहुंचाए। फिर इसके बाद 10वां पॉइंट है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। इसके बाद इसमें 11 नंबर पॉइंट है कि माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना होता है, यानी कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो कि प्राथमिक शिक्षा है ये बालकों को प्रदान करना चाहिए। और यह किस संशोधन में हुआ था, यानी कि 86वां संशोधन में हुआ था कि जो भी बालक यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, इसमें आता है कि मीडिया एंड इट्स रोल, यानी कि समाज में मीडिया की क्या भूमिका होती है।